ये क्या है प्रतिरोध और ये क्या है धारा। और हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित सोनी। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर विद्युत धारा, इसका वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो को लास्ट तक पेशेंस बना के देखते हो तो आपके जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, सब कुछ कम समय में बिल्कुल अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को आई से दिखाते हैं और आई बराबर होता है क्यू बटे में टी, यानी कि आवेश के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। I इक्वल टू क्यू बटे में टी। अगला है धारा घनत्व। तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा अदिश राशि होता है लेकिन धारा घनत्व जो है वो एक सदिश राशि हो जाता है। इसको जे से दिखाते हैं। ये होता है धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। तो जे बराबर क्या होता है आई बटे में ए। जे बराबर आई बटे में ए। अगला है अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग को वीडी से दिखाते हैं और वीडी बराबर होता है कैपिटल ई स्मॉल ई इंटू में टाउ और फिर बटे में एम। ये होता है वीडी बराबर। तो कैपिटल ई क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये टाउ क्या है श्रांति काल, एम क्या है द्रव्यमान। अगला है अनुगमन वेग धारा तथा घनत्व में संबंध। तो ये होता है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। याद करने का क्या तरीका है इसको, आई बराबर नावेद या फिर काइंड ऑफ नावेद के जैसे लिखा हुआ है ना। तो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। आई क्या है ये वाला धारा है, एन क्या है घनत्व है इलेक्ट्रॉन का घनत्व, और ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और ए क्या है क्षेत्रफल, और वीडी तो हम लोग पढ़ चुके हैं अनुगमन वेग। अगला है गतिशीलता। देखो गतिशीलता को म्यू से दिखाते हैं। ये क्या होता है वीडी और ई का अनुपात। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कह सकते हैं। अगला है ओम का नियम, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हम करवा चुके हैं, तो प्लीज वीडियो देखना जरूर। अब ओम का नियम सिंपल ये कहता है कि जो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर है वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हमेशा एक नियतांक आता है। तो V बराबर यहाँ पे नियतांक R यानी प्रतिरोध आता है। तो V बराबर फॉर्मूला क्या बन गया आई आर। तो V बराबर आई आर, यही फॉर्मूला बन गया। अब इस फिगर को बहुत अच्छे से देखना, यहाँ से ओम का नियम बहुत क्लियर हो जाएगा। सिंपल इस फॉर्मूला में अगर देखें तो V प्रोपोर्शनल है आई के, V प्रोपोर्शनल है R के, और I प्रोपोर्शनल है V के, लेकिन I और R आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सिंपल सिंपल चीजें हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये क्या है प्रतिरोध और ये क्या है धारा, और यहाँ पर ये विभव या विभवांतर है। तो यहाँ पर अगर इसका मान बढ़ जाएगा तो खूब तेजी से रस्सी खींचा जाएगा, और जब खूब तेजी से रस्सी खींचा जाएगा तो क्या ये आर पार जा पाएगा धारा, नहीं। इसका मतलब है कि अगर हम लोग आर का वैल्यू बढ़ाएंगे तो धारा ऑटोमेटिक घट जाएगा, और वो हो भी रहा है क्योंकि ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, और आप यहाँ से भी समझ सकते हो। अब अगला बात क्या है, अगला है विभव। तो विभव और धारा में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है ना। तो अगर ये विभव बढ़ जाएगा, मतलब ये इसको धक्का जो दे रहा है ये खूब तगड़े से धक्का देगा, तो ये आराम से आगे बढ़ जाएगा। तो अगला पॉइंट क्या है कि अगर हम लोग विभव को बढ़ा देंगे तो धारा भी बढ़ जाएगा। तो ये डायग्राम से भी आप ओम का नियम समझ सकते हो। अगला है प्रतिरोध यानी कि आर, और विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो में संबंध। तो इन दोनों में क्या संबंध होता है, तो रो बराबर हम लोग लिख सकते हैं आर ए बटे में एल, या फिर अगर हम लोग आर को बराबर कर लें तो आर को अगर हम लोग यहाँ पे बराबर करेंगे तो इस एल को यहाँ भेजो, इस ए को नीचे भेजो, तो क्या लिख सकते हैं आर बराबर रोएल बटे में ए। तो आर बराबर रोएल बटे में ए, या फिर रो बराबर आर ए बटे में एल, कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे रो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, एल क्या है लंबाई तार का, और ए क्या है क्षेत्रफल, आर क्या है प्रतिरोध। अगला है विशिष्ट चालकता। इसको सिग्मा से दिखाया जाता है। तो सिग्मा बराबर होता है एक बटे में रो, यानी कि एक बटे में विशिष्ट प्रतिरोध। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगला है विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। तो इतने सारे फॉर्मूला दिख रहा है बट डोंट वरी, सब कुछ आसानी से याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले विद्युत ऊर्जा को यहाँ पे W से दिखाया गया है। तो यहाँ पे W बराबर वी आई टी एक फॉर्मूला है, दूसरा है आई स्क्वायर आर टी, फिर है वी स्क्वायर बटे में आर इंटू में टी। तो ये फॉर्मूला है। अब देखो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ। देखो W बराबर क्या याद रख लो वी आई टी, ठीक। अब देखो V बराबर हम लोग आई आर पढ़ चुके हैं ओम के नियम से, तो V का वैल्यू पुट कर दो।
V बराबर क्या पुट कर दो, ओम के नियम से आई आर पढ़ चुके हैं ना, V बराबर आई आर। तो जहां पर V है वहां पे क्या रख दो, आई आर। तो जैसे आप V की जगह पे आई आर रखोगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ से यहाँ कैसे जाना है, V का वैल्यू पुट कर दो ओम के नियम से। ठीक, तो ये बन गया। अब देखो अगला ये वाला फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो इसी वाले फॉर्मूला में आप क्या करो, देखो एक बार तो हमने इस V का वैल्यू पुट कर दिया। अब एक काम करो, इस v को एज इट इज रहने दो, यहाँ पे i का वैल्यू पुट कर दो। तो i बराबर फिर से ओम के नियम से पुट करना है। अगर v बराबर i यार, तो अगर मुझे i चाहिए ओम के नियम से, तो i बराबर क्या हो जाएगा, ये v और बटे में ये वाला r चला जाएगा। तो जहां जहां i इस वाले फॉर्मूले में, वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, v बटे में r। तो इस i की जगह पे v बटे में r रखते ही v स्क्वायर बटे में r इंटू में t फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, W बराबर वी आई टी याद रख लेना है। उसके बाद V को आई आर पुट करके ये फॉर्मूला बना लो, और I को V बटे में R पुट करके ये वाला फॉर्मूला बना लो। ठीक, तो ये तीनों फॉर्मूला ऐसे बन जाएंगे। अब अगला विद्युत शक्ति है, तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला ही होता है W बटे में T। विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा में क्या रिलेशन है, तो विद्युत शक्ति बराबर होता है विद्युत ऊर्जा बटे में समय। तो विद्युत ऊर्जा में जब समय का भाग लगाया जाता है तब विद्युत शक्ति मिलता है। तो क्या हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जहां जहां मतलब विद्युत ऊर्जा के जितने भी फॉर्मूला हैं उसमें जहां जहां टी है वहां से टी हटा दें, क्योंकि अगर हम लोग इसमें समय का भाग लगा दें, इसमें समय का भाग लगा दें, इसमें समय का भाग लगा दें, तब मुझे विद्युत शक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि समय का भाग लगाएंगे विद्युत ऊर्जा में तभी तो विद्युत शक्ति मिलेगी। तो सिंपल यहाँ से टी गायब कर दिया गया, यहाँ से टी गायब कर दिया गया, यहाँ से टी गायब कर दिया गया। तो वी आई टी होता है, केवल वी आई कर दो तो वो पावर बन गया। आई स्क्वायर आर टी होता है, टी गायब करके आई स्क्वायर आर कर दो तो वो पी बन गया। फिर यहाँ पे वी स्क्वायर बटे में आर इंटू में टी होता है, फिर से यहाँ पर टी गायब कर दो तो फिर से पी बन गया। तो विद्युत ऊर्जा से विद्युत शक्ति में आपको इस प्रकार से जाना है। फिर है श्रेणी क्रम समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम सिंपल ये कहता है कि अगर यहाँ पे प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से लगा है तो श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है कि धारा का मान सेम रहेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आई धारा है वही आई धारा R1 में भी होगा, वही आई धारा R2 में भी होगा, वही आई धारा R3 में भी होगा। तो अगर प्रतिरोधों में धारा का मान समान है तो वो प्रतिरोध किस में होंगे, श्रेणी क्रम में। और यहाँ पर जो कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है वो सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है। तो वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और है तो ऐसे सिंपल जोड़ते जाएंगे। और समांतर क्रम में क्या होता है कि यहाँ पर विभव बराबर होता है लेकिन धारा अलग अलग होता है, धारा बट जाता है। तो देखो यहाँ पे आई तो धारा है, लेकिन जैसे ही ये इस पॉइंट पे पहुंचा तो कुछ धारा का हिस्सा इधर चला गया, कुछ धारा का हिस्सा इधर चला गया, और कुछ धारा का हिस्सा इधर चला गया। तो ये जो आई है वो तीन जगह बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ अलग धारा, यहाँ पे कुछ अलग धारा, यहाँ पे कुछ अलग धारा। ये तीनों किसमें होंगे, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जो प्रतिरोधों का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेसिप्रोकल। इसी का जस्ट रेसिप्रोकल उल्टा करके लिख दो। एक बटे में आर कुल होता है R1, एक बटे में R1 प्लस एक बटे में R2 प्लस एक बटे में R3 और प्लस सो ऑन। अगला है आंतरिक प्रतिरोध, इसको हम लोग स्मॉल r से दिखाते हैं। देखो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है आंतरिक प्रतिरोध मतलब अंदर का प्रतिरोध। तो सेल के अंदर जो भी प्रतिरोध होता है, देखो सेल के अंदर भी कुछ करंट का लॉस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पे जो प्रतिरोध है उसको आंतरिक प्रतिरोध बोला जाता है। इसको स्मॉल आर से दिखाया जाता है। तो अगर ये एक सर्किट है, यहाँ पे कैपिटल आर ये नॉर्मल प्रतिरोध है, यहाँ पे धारा आई है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, और इस बैटरी का जो EMF है वो E है। तो इस कंडीशन में अगर मुझे धारा लिखना है तो सिंपल धारा बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे धारा आई है तो आई अगर हमको लिखना है तो आई बराबर ओम के नियम से क्या लिख सकते हैं, V बटे में आर। अगर हमको धारा निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब ये वाला फॉर्मूला इस गिवन सर्किट में कैसे लगाएंगे, तो अगर मुझे ये वाला आई चाहिए तो आई लिख लो, और आई बराबर क्या होता है V, और V का मान यहाँ पे E के बराबर है, विभव यहाँ पर उसके EMF के बराबर है ना, तो E लिख दिए, और फिर बटे में यहाँ पे R। अब R केवल ये थोड़ी ना लिखा जाएगा, क्योंकि ये वाला R और ये वाला R दोनों में सेम करंट है ना। अगर इस वाले आर में आई करंट जाएगा तो वही करंट घूम के इसमें भी तो आएगा ना। तो छोटे वाले आर और बड़े वाले आर दोनों में धारा का मान सेम है, तो क्या हम कह सकते हैं ये वाला आर समान श्रेणी क्रम में है, तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा।
तो V की जगह तो E आया, लेकिन कुल प्रतिरोध में R प्लस स्मॉल r ये दोनों आ जाएगा। तो इस सर्किट में कुछ इस प्रकार से हम लोग ओम का नियम लगा सकते हैं। I इक्वल टू V बटे में R, और V का मान E के बराबर है और कुल प्रतिरोध यहाँ पे R प्लस छोटा वाला r। अगला है वी डिस्टेंस हेतु। तो वी डिस्टेंस हेतु आपका ये है, और ये वी डिस्टेंस हेतु संतुलन का अवस्था आपसे पूछा जाता है। संतुलन कहने का मतलब ये है कि जैसे ये और ये, इन दोनों पॉइंट के बीच एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। अब ये गैल्वेनोमीटर में अगर कोई धारा का मान क्या हो जाए, 0, मतलब कहने का मतलब जो धारा यहाँ से आए वो इसके अंदर ना आए, वो सीधा पूरा का पूरा धारा ऐसे निकल जाए। अगर इसमें धारा नहीं आ रहा तो कहेंगे वी डिस्टेंस हेतु कैसा है, संतुलनावस्था। तो अगर आपको इसमें धारा नहीं भेजना तो कंडीशन क्या होना चाहिए, ये वाला प्रतिरोध बटे में ये वाला प्रतिरोध बराबर होना चाहिए ये वाला प्रतिरोध बटे में ये वाला प्रतिरोध। तो सिंपल P बटे में Q बराबर होना चाहिए R बटे में S के। अगला है मीटर सेतु, जो कि व्हीट स्टोन पर आधारित होता है। तो ये बेसिकली मीटर सेतु है। अब मीटर सेतु में क्या होता है कि इसका जो बैलेंसिंग कंडीशन होता है, संतुलन का अवस्था, वो क्या होता है, जैसे व्हीट स्टोन में था कि जब गैल्वेनोमीटर से करंट जो है I जो है वो क्या हो जाए, 0। तो अगर I बराबर 0 है तब उसके लिए क्या कंडीशन है, क्योंकि भैया व्हीट स्टोन पर आधारित है, तो जैसे व्हीट स्टोन में रेशियो लिया करते थे वैसे यहाँ भी रेशियो लेंगे। वहां पे कैसे लिया करते थे, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जहां पर ये धारा आना 0 हो गया, ये इन दोनों पॉइंट के अबाउट ना, इन्हीं दोनों पॉइंट में अब धारा नहीं आ रहा है, तो ये वाला रेशियो ये वाला रेशियो बराबर होना चाहिए ये वाला बटे में ये वाला। वैसे ही कुछ यहाँ पे होगा कि ये दोनों पॉइंट हैं आपके, ये इन्हीं दोनों पॉइंट के अबाउट हम लोगों को I 0 मिला है, तो ये वाला और बटे में ये वाला, यानी कि सिंपल कंडीशन क्या हो जाएगा, S बटे में R ये बराबर होना चाहिए ये 100 माइनस L, तो 100 माइनस L और बटे में L। ठीक है, अब ये देखो L कैसे आया, तो हम लोग जब इसको ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे रखें तो करंट 0 नहीं हुआ, फिर इसे खिसकाएंगे, तो जिस पॉइंट पे करंट 0 हो गया तो वो पॉइंट हम लोग मान लेते हैं कि इधर से L दूरी पर है, तो यहाँ पे L मान लिए। अब जब इधर से L है तो इधर से क्या हो जाएगा, 100 माइनस L, क्योंकि पूरा तो 100 है ना, 100 सेंटीमीटर। तो ये अब कुछ इस प्रकार से आया। उसके बाद ये बटे में ये बराबर होना चाहिए ये बटे में ये। अगला है विभव मापी। तो सिंपल आपको विभव मापी में फॉर्मूला याद रखना होता है। तो दो सेलों के बीच का जो E यानी कि विद्युत वाहक बल होता है उसका तुलना कराया जाता है। तो सेल 1 का जो विद्युत वाहक बल है बटे में सेल 2 का जो विद्युत वाहक बल है वो बराबर होगा लेंथ 1 बटे में लेंथ 2। E1 बटे में E2 बराबर होना चाहिए L1 बटे में L2। उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए E बटे में V माइनस 1 गुणे में R, या फिर L1 बटे में L2 माइनस 1 गुणे में R। अगर L के टर्म में दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, E और V दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। ये थे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।